सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मीठी मीठी खुशबू। उसके बाद शब्द चित्र और अक्षर खेल में हम लोग नए नए शब्दों को सीखेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे संख्याओं को। उसके बाद सीखेंगे 2 अंकों का जोड़ और अंत में सुनेंगे इंग्लिश राइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता,
हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। फिर हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप लोग तैयार हैं? काकी, आज सुबह सुबह रसोई घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ मीठा बना है। हाँ हाँ बिटिया, बना क्यों नहीं होगा। आज हमारी शादी की सालगिरह जो है। सच्ची काका? फिर तो काकी ने पक्का कुछ आपका मनपसंद ही बनाया होगा। बिल्कुल सही कहा, आज बना है सूजी का हलवा। बिट्टू, तुम्हारी काकी हर बार शादी की सालगिरह पर सूजी का हलवा जरूर बनाती हैं। वैसे काका, आप दोनों की सालगिरह को कितने साल हो गए? बिटिया, आज हमारी शादी को पूरे 16 साल हो गए। बधाई हो काका काकी। बिट्टू, सूजी के हलवे की मीठी मीठी खुशबू और स्वाद मुझे अपनी पहली शादी की सालगिरह की याद दिलाता है। और मुझे भी भाग्यवान। वैसे मीठी मीठी खुशबू वाला
मीठा मीठा हलवा तो जरूर खाएंगे, पर इस खुशबू से मुझे एक कहानी याद आ गई। आज तो कहानी सुनने की खुशी दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल काकी। तो सुनते हैं यह कहानी। मीठी मीठी खुशबू। लेखन मीरा हड़प। चित्रांकन श्रेया सेन। प्रकाशन प्रथम बुक्स। वाह, ये मीठी मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है? यहाँ तो फूलों की भीनी भीनी सुगंध है। ये तो गोबर की तेज महक है। मेरी गंदी जुराबों से छी छी बू आ रही है। ये तो लूची आलू की गर्मा गर्म खुशबू है। बंगाली मिठाई की इस नई दुकान से मीठी मीठी खुशबू इसके मीठे मीठे गुलाब जामुनों में से आ रही है। नन्हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी नाक में सूंघने के लिए कोशिकाएं होती हैं, जिनसे हम अच्छी और बुरी खुशबुओं का फर्क पहचानते हैं। यही नहीं, सूंघकर हम चीजों के स्वाद का अंदाजा भी लगाते हैं। सूंघकर हम ये भी बता सकते हैं कि हम खुशबू वाली वस्तु के कितने पास या उससे कितने दूर हैं। जानवरों में ये शक्ति इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध सूंघकर हमें तुरंत ढूंढ निकालते हैं। खाते समय अगर कुछ मीठा जमीन पर गिर जाए तो चींटियां तुरंत पहुंच जाती हैं। कैसे? उसे सूंघकर। सब जानते हैं कि कुत्तों में सूंघने की शक्ति कितनी तेज होती है। इसीलिए वे सूंघकर कभी चोर तो कभी बम बारूद ढूंढ निकालते हैं। तो अब आप जान गए ना दोस्तों कि किसी बगीचे के बगल से निकलने पर हम गहरी सांस क्यों लेते हैं और कूड़े के ढेर के पास से निकलने पर हम अपनी नाक क्यों बंद कर लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत शक्ति है और वह है सूंघने की शक्ति। कहानी में तो हमने मीठी मीठी खुशबू के अलावा और भी बहुत सी खुशबुओं के बारे में जाना। अच्छा, क्या तुमने इन खुशबुओं को पहले कभी महसूस नहीं किया? किया है काकी, पर खुशबू को कहते क्या है ये तो आज ही पता चला। वैसे बिट्टू, क्या कहानी में सभी चीजों से खुशबू ही आ रही थी? नहीं काका, कुछ चीजों से बदबू भी आ रही थी, जैसे जोराबों की। छी। बिल्कुल सही। बिट्टू की काकी, तुम बताओ, भीनी भीनी खुशबू किससे आ रही थी? भीनी भीनी खुशबू फूलों से आ रही थी। काकी, बारिश के बाद भी तो गीली मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आती है। बिल्कुल सही कहा बिटिया, और मिट्टी की वो खुशबू मुझे भी बहुत पसंद है। यह तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, यह बताओ, और कौन कौन सी चीजों से खुशबू आती है? फूलों से, गुलाब जामुन, सब्जी, कढ़ी, घी, खीर, अलग अलग मसालों से, और आज घर में जो बना है हलवा, उससे भी तो खुशबू आ रही है। बहुत खूब। बिटिया, तुम बताओ कि बदबू किन किन चीजों से आती है? कूड़े से, सड़ी हुई सब्जियों से, गंदी जुराबों से, मरे हुए कुत्ते या चूहे से, इन सब से ही बदबू आती है। अरे वाह, बहुत खूब। काका,
अब एक खेल हो जाए। हाँ हाँ, तो खेलते हैं मजेदार खेल। तो आइए खेल शुरू करते हैं शब्द चित्र। तो इस खेल में हमें कुछ चित्र दिखाई देंगे और हमें उन्हें पहचानना है। तो आइए हम खेल शुरू करते हैं। ये है पता नहीं है कैमरा। कैमरा, ये रहा। ये तो बहुत कठिन चित्र लग रहा है। ये केतली। केतली, कहाँ है केतली? के ये रही। ये तो मसाले लगते हैं, लेकिन लाल तो मिर्च होती है। मिर्च। पता था मुझे। ये रहा। ये तो बिल्ली है, ये रही बिल्ली। ये है टोपी। ये रहा। हाँ हाँ, मुझे और टाइम चाहिए। ये रही टोपी। ये तो बोरे हैं। ये रहा। ये तोता है। ये भी बहुत मुश्किल चित्र है। ये तो बिल्ली लगती है। देखें बिल्ली है या नहीं। ये रहा। ये फल हैं। फल 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 फल, ये रहा। ये तो कौवा है। अब क्या, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? अरे ये रहा। चिड़िया। चिड़िया, ची 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 ची, ये रही। अब अच्छा, ये तो चप्पल है। ये रहा। अब कहाँ पर है? अच्छा, ये तो सब जानते हैं। ये तो चूहा है। हाँ हाँ, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। ये तो चूहा है। ये रहा चूहा। ये तो तराजू है। इसमें सब्जियां, फल सब तौलते हैं। ये है क्या? गाजर। गाजर। ये मछलियाँ। मछलियाँ, आखिरी यही बचा हुआ था। ये क्या है? ये है चकला। चकला। चो 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 चो, ये रहा। अब ये क्या है? पतीला। पतीला रखा हुआ है। पतीला, ये रहा। ये तो सिलेंडर है। ये रहा। ये है जग। ये तो सब्जियां। ये है चाकू। ये है गैस चूल्हा। और ये है बेलन। और अब हो गया है टाइम खत्म। एक बार और समय ले लेते हैं। अब ये क्या है? मटका। ये मटका है। ऐसा मटका तो मैंने कभी नहीं देखा। मटका, ये रहा। ये क्या है? माचिस। यही तो बची हुई थी। ये क्या है? ये तो स्कूल लगता है। स्कूल। ये तो शायद बादल है।
ये औरत है। जमीन। ये है दीवार। ये कार है। ये है साइकिल। ये तो बस्ता है, स्कूल। ये है स्कूटर और ये है हेलमेट। नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए समय। और ये वाह, मैंने पूरे 400 अंक पाए हैं। अरे वाह, ये खेल तो मजेदार रहा। ये खेल तो सच में बहुत मजेदार था। हाँ काकी, और इस मजेदार खेल के बाद तो मेरा एक और खेल खेलने का मन हो रहा है। मेरा भी। तो आप ही एक खेल खिलवा दीजिए। बस इतनी सी बात। यह निकाला पिटारे से खेल अक्षर खड़ी। वाह, अक्षर खड़ी, इसे खेलने में तो बहुत मजा आता है। अच्छा, तो पहले खेल चुकी हो? हाँ काकी। खेल शुरू करते हैं अक्षर खेल। तो आपको पता ही होगा कि ये एक अक्षरों और मात्राओं का खेल है। इस खेल में हमें अक्षरों में मात्राएं लगाकर शब्द बनाना होता है। तो आइए हम खेल शुरू करते हैं। दांत। दा पर आएगा ये। देखते हैं क्या ये सही है। One more try, please. इस पर ये बिंदी आनी है। अब देखें। You are brilliant. अरे वाह, आगे बढ़ते हैं। आंचल, आंचल। सही तो लिखा हुआ है। Please try again. ओहो, फिर इस पे आएगा ये वाला। देखें क्या ये सही है। Wrong answer. रॉन्ग आंसर। अरे गलत हो गया। आपातकाल, आपातकाल। ये तो और भी मुश्किल है। ओहो। काल, ये तो सही है। अब सही हो गया है। Wrong. Please try Wrong. again. अब क्या गलत है। शायद इस पर भी आना है। अब देखें क्या ये सही है। Wrong answer. रॉन्ग आंसर। ये भी गलत हो गया। एक तो इतने मुश्किल मुश्किल पूछ रहे हैं। काल गणना, काल गणना। काल गणना, गणना, ये तो सही है। काल गणना। क्या सही होगा? देखते हैं, पढ़ लेते हैं। का लो ग ड़ ना। अभी ठीक है। Well done. आगे बढ़ते हैं। अरे ये खेल समाप्त हो गया, लेकिन इन्होंने बहुत मुश्किल प्रश्न पूछे हैं। एक बार मैं अगर और खेलूं तो सही हो सकते हैं। चलिए तो खेल कर देख लेते हैं। सांप, सांप। ये तो आसान है। Try again. अरे सा। अब ठीक होगा। Fantastic. आगे बढ़ते हैं। सोना, सोना। सोना। सो ना। Please try again. ओहो, क्या गलत किया मैंने। ना तो ठीक था। सो शायद ये वाली मात्रा आएगी। ना। क्या अब ठीक होगा? आप लोगों को क्या लगता है? चलिए चेक करके ही देख लेते हैं। Right answer. आगे बढ़ते हैं। नहाना, ना, हा, ना। न, हा, ना। Wrong. Please try again. अब क्या गलत है? न, फिर से सुन लेते हैं। नहाना, ना, हा, ना।
अच्छा, हा पर भी और ना पर भी। अब सही होगा। अरे वाह, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। दुकान, दुकान। ये तो आसान है। दु का न। अभी सही है। One more try, please. अरे अब क्या गलत है? दु का न। अब शायद सही होगा। Wrong answer. अरे ये गलत कैसे हो गया? धोना, धोना। ये तो सोना जैसा ही है। धो ना। ये सही होगा, पक्का सही होगा। देखें? Excellent. आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, मैंने कुछ तो पहचान लिया। जैसे धोना, सोना, ये मैं पहचान गई। वाह, आज तो बिटिया तुमने बहुत सारे शब्द बना दिए। आज तो मैंने शब्द बनाने के साथ साथ शब्दों को पढ़ा भी। अरे वाह, तो हमें भी बताओ कौन कौन से शब्द बनाए? काका पढ़े हुए शब्दों को रात को बताऊंगी। अभी खेलते हैं एक और मजेदार खेल। कौन सा खेल खिलाने वाली हो बिटिया? खेल का नाम है झटपट बताओ। झटपट? ये नाम ही बहुत मजेदार है। खेल भी मजेदार होगा, तो झटपट शुरू करो ये खेल। पर खेलना कैसे है? बहुत आसान है काका। बस खेल में आपको जो चीज मैं बोलूंगी उससे जुड़ी हुई चीज का नाम बताना होगा। सबसे पहले बताइए कठोर चीजों के नाम। पत्थर, हथौड़ा। और क्या होता है? चकला बेलन, दरवाजा, दीवार, मेज, बर्तन। अब जल्दी से बताइए कोमल चीजों के नाम। फूल, मेरा दुपट्टा भी, रुई, रुमाल, तकिया, ऊन, बाल, हलवा। बहुत खूब बच्चों, देखा आपने काका और काकी ने किस प्रकार बहुत सारे कठोर और कोमल चीजों के नाम बता दिए। आप भी घर के सदस्यों से इस पर चर्चा कीजिए और ये वाला खेल खेल कर देखिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। दोस्तों, मैं आपको अनाज से रंगोली बनाना सिखाऊंगी। चलिए तो फिर देखते हैं आज का हमारा वीडियो और सीखते हैं रंगोली बनाना। हमें रंगोली बनाने के लिए चाहिए कुछ अनाज जैसे उड़द दाल, मसूर दाल, गेहूं, धुली मसूर और मूंग दाल। सबसे पहले एक प्लेट लें। प्लेट के बीचों बीच कटोरी की मदद से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर त्रिकोण का आकार बनाएं। अब गोले के बाहर चौकोर बनाएं, कुछ इस तरह। अब एक चौकोर और बनाएं जो ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले उड़द दाल को बीच में बनाए त्रिकोण में डालते हैं। अनाज डालते हुए ध्यान रखना दोस्तों, हमें अनाज को वेस्ट नहीं करना, अनाज को बिखरने न दें। यह त्रिकोण तो तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मूंग दाल को त्रिकोण के बगल वाले गोले में रखेंगे। अब मसूर की दाल को इस छोटे वाले चौकोर में रखेंगे, कुछ इस तरह। दालें आकार से बाहर न जाए, इसका ख्याल जरूर रखना। अब काली मसूर को बड़े चौकोर में रखेंगे। अब बची हुई जगह में गेहूं डाल देंगे। लीजिए, हो गई तैयार हमारी अनाज से बनी हुई रंगोली। क्यों, है ना सुंदर? आप भी अपने घर में मिलने वाले अनाज से सुंदर रंगोली बनाइए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। आया ना मजा? चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं और सीखते हैं गणित।
जानते हैं, मैं रोज प्रोग्राम देख देख कर अपनी गणित को सुधार रही हूँ। आप लोग भी अपने गणित को बेहतर बनाइए। तो चलिए खेलते हैं और सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। 2 अंकों का जोड़। शुरू करते हैं 2 अंकों का जोड़। सवाल है, रमेश के पास 14 गुब्बारे हैं, संजय के पास 17 गुब्बारे हैं। तो बताओ दोनों के पास मिलकर कितने गुब्बारे हैं? रमेश के 14 और संजय के हैं 17 गुब्बारे। ये रहे 14 रमेश के और ये 17 संजय के हैं। अब इन्हें इकाई और दहाई में बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे? देखिए, रमेश के 10 गुब्बारे यहाँ समूह में लिखे और 4 गुब्बारे अलग से। इस तरह कुल 14 हुए, जिसमें इकाई और दहाई कितनी है? इकाई है 4 और दहाई पर है 1 दहाई। इसी तरह ये 17 गुब्बारे संजय के हैं। तो देखो भाई, हमने इकाई और दहाई पर रमेश के गुब्बारे तो लिख दिए और संजय के गुब्बारों को भी इसी तरह बांट लिया। 7 गुब्बारे अलग से और 10 गुब्बारों का एक समूह। देखो, ये 10 गुब्बारे और ये 7 का समूह है, अलग से है जो कि। तो इस तरह 10 और 7 17 ये संजय के हैं। तो इन्हें भी हमने इकाई और दहाई पे लिख दिया। इस तरह 7 इकाई और 1 दहाई संजय के और 4 इकाई और 1 दहाई रमेश के हैं। और अब हमने क्या किया? अगर हम 4 और 7 को मिलाएं तब क्या होगा? ये हो जाएंगे 1 दहाई और 1 गुब्बारा अलग से, क्योंकि 7 और 4 कुल 11 गुब्बारे होंगे। तो इस तरह 7 और 4 होते हैं 11। और अगर ये 10 गुब्बारे जो हैं वो हम दहाई के साथ रखें इस तरह, तो यहाँ पर बचा इकाई पे केवल 1 गुब्बारा और यहाँ 1 दहाई बढ़ गया। इस तरह 10, 20, 30 यानी कि 3 दहाई। इसका मतलब कुल 30 और 1 मिलाने पर 31 होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हैं? दोनों के पास कुल मिलाकर हैं 31 गुब्बारे। अगला सवाल है, यश के पास 18 आम हैं, मोहन के पास है 16 आम। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने आम हैं? ये रहे आमों की टोकनी और ये कुछ आम अलग से हैं। इस तरह देखो, एक आम की टोकनी में 10 आम हैं और 8 आम अलग से हैं। हुए ना यश के 18 आम। और ये 10 आम की एक टोकनी और ये 6 आम अलग से। यह आम मोहन के हैं। कुल हुए 16। और अब इन्हें हम इकाई और दहाई में लिखते हैं। तो 10 आम मतलब 1 दहाई और 8 आम यानी कि 8 इकाई। इसी तरह 10 आम का अर्थ यहाँ पर भी 1 दहाई है और 6 आम का अर्थ है 6 इकाई, जिन्हें हमने इस तरह से लिख दिया। और अब हमने इकाई वाले आमों को, यानी कि जो अलग से थे बिना टोकनी के, उन्हें हमने मिला लिया। तो ये कुल हो रहे हैं 14, जिनमें से अगर ये 10 आम और हम यहाँ रख दें तो यहाँ हमारे पास कितने बचते हैं? 4 ही आम बचते हैं। इसका अर्थ है 4 इकाई। और दहाई हमारे पास कितनी हो गई? 2 टोकनी पहले से थी, 1 टोकनी और आ गई, तो 1 2 3 टोकनी यानी 3 दहाई। 3 टोकनी का अर्थ 10, 20, 30 हुआ। तो इस तरह 30 ये और 4 आम ये हैं। तो इस तरह कुल 34 आम हैं। अब अगला सवाल, मोहित के पास 17 बिस्कुट हैं और मीनल के पास हैं 15 बिस्कुट। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने बिस्कुट हैं? यहाँ पर 17 बिस्कुट ये मोहित के हैं और 15 ये हैं मीनल के। अब इन्हें हम इकाई और दहाई में बांटें अगर, तो 10 बिस्कुटों का समूह और ये 7 बिस्कुट होते हैं कुल 17, जहां पर 1 दहाई और 7 इकाई होगा। इसी तरह ये 10 बिस्किट और 5 अलग से, यानी 1 दहाई और 5 इकाई। ये 10 और 5 मिलकर 15 बिस्कुट हो गए मीनल के। और अब अगर हमने इकाई के बिस्कुट को मिला लिया, यानी कि 7 और 5 को मिलाया, तो कुल 12 बिस्कुट हुए।
जिसमें फिर से एक 10 बिस्कुट का समूह आ गया। यानी कि हम ये 10 बिस्कुट को 10 वाली बिस्कुट के साथ रखेंगे। तो इस तरह 10, 20, 30 तो ये है और 2 अलग से हैं। यानी कि सिर्फ 2 इकाई बचा और दहाई 1 बढ़ गया। तब 10, 20, 30 हुआ, यानी 3 दहाई। तो इस तरह कुल बिस्कुट कितने हो गए? अब बहुत आसान है बताना। 30 और 2 दहाई यानी कि कुल 32। दोनों के पास कुल मिलाकर 32 बिस्कुट हैं। अब अगला सवाल करते हैं। पूजा के पास 23 पेंसिल हैं और हेमा के पास 15 पेंसिल हैं। तो बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हैं? तो ये रही पेंसिल, जिसमें पूजा की 23 और हेमा की 15 हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 10 और 10, 20 तो ये समूह में है, यानी कि एक समूह 10 का है, 2 समूह 20 के हुए। तो 2 दहाई, क्योंकि 3 पेंसिल अलग से हैं इसलिए 3 इकाई। और यहाँ देखो, यहाँ ये 10 पेंसिल का एक समूह है, यानी 1 दहाई और 5 पेंसिल अलग से हैं, मतलब 5 इकाई। और अब क्या करें? अब अगर हम इन्हें मिलाएं, इस तरह थे 2 दहाई और 3 इकाई जो कि पूजा की थी, 5 इकाई और 1 दहाई जो कि हेमा की थी। अब अगर हमने मिला लिए तो देखो, ये 5 और 3 मिलाने पर हो गए 8 और ये 20 और 10 मिलाने पर हुए 30, यानी 3 दहाई और 8 इकाई। इस तरह 8 इकाई पर और 3 दहाई पर हुआ। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 30 और 8, 38। यानी दोनों के पास कुल मिलाकर 38 पेंसिल्स हैं। तो बच्चों, इसी तरह सवाल हल करते रहिएगा। आपको भी खूब सारी पढ़ाई करनी है, फिर आपको भी ऐसे ही पेंसिल मिलेंगे। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अभी आपने सीखा कि इकाई, दहाई और हासिल की मदद से जोड़ कैसे किया जाता है। चलिए आपकी इसी सीख को आगे बढ़ाते हैं और जोड़ के कुछ सवाल करते हैं। इन सवालों को हम इकाई, दहाई और हासिल की मदद से हल करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए करते हैं जोड़ के कुछ सवाल। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल दिया गया है, जिसमें है 41 जमा 43। तो हमारे पास पहली रकम है 41। तो 41 में दहाई के स्थान पर क्या आएगा? जी, 41 में दहाई के स्थान पर आएगा 4। 40 जमा 1 मिलाकर बनता है 41। तो दहाई में हमारे पास आ गया 4 और इकाई में आया 1। फिर 43 में दहाई के स्थान पर है 4 और इकाई के स्थान पर 3। अब चलिए इनको जोड़ते हैं। तो 1 जमा 3 कितने हुए? ये दोनों इकाई के स्थान पर हैं, तो 1 जमा 3 मिलकर हो गए 4। अब दहाई के अंकों की बारी। तो दहाई में है हमारे पास 4 जमा 4, तो 4 जमा 4 मिलकर हुए 8। तो इस तरह हमारा जवाब बन रहा है 84। तो 41 जमा 43 मिलकर बने 84। तो हमारा अंतिम जवाब होगा 84। That's right. ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 47 जमा 36। तो जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया, यहाँ पर भी हम सबसे पहले संख्याओं को इकाई और दहाई के स्थान पर लिख लेंगे। तो 47 में दहाई के स्थान पर क्या आएगा? जी, आपने सही कहा, दहाई के स्थान पर आएगा 4 और इकाई के स्थान पर 7। अब 36 में दहाई के स्थान पर, जी बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा 3 और इकाई के स्थान पर आ जाएगा 6। चलिए अब इकाई के स्थान वाले अंकों को जमा करते हैं। यहाँ पर है 7 और 6। तो जल्दी से 7 में 6 जोड़िए। जी, 7 जमा 6 मिलकर बने 13। तो अब इकाई के स्थान पर क्या हम 13 लिख सकते हैं? नहीं, इकाई के स्थान पर हम लिखेंगे 3 और बाकी के जो 10 हैं वो हासिल बनकर दहाई के स्थान पर चला जाएगा। तो 13 बना 1 दहाई और 3 इकाई। तो इकाई में हमने लिख दिया 3 और 1 जो दहाई थी वो चली गई हासिल में।
अब दहाई के स्थान पर हमारे पास आ गए 1 जमा 4 जमा 3। तो बताइए इन्हें जोड़कर क्या बना? 4 जमा 3 हुए 7 और 7 जमा 1 जी 8। तो इस तरह 47 जमा 36 मिलकर बने 83। हम अपने अंतिम उत्तर में लिखेंगे 83। That's right. ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 27 जमा 29। पहले इनको दहाई और इकाई में लिख लेते हैं। तो दहाई में क्या आएगा? जी 27 में दहाई के स्थान पर आएगा 2 और इकाई के स्थान पर आएगा 7। उसी तरह 29 में दहाई के स्थान पर 2 और इकाई के स्थान पर 9। अब हम इकाई के अंकों को जमा करते हैं। तो 7 में 9 जोड़िए और मुझे बताइए कि क्या आता है? जी 7 जमा 9 मिलकर बने 16। तो आपको याद है ना कि पिछले सवाल में भी हमने यहाँ पर क्या किया था? अब इकाई के स्थान पर 16 तो नहीं लिख सकते, तो 16 बनता है 1 दहाई और 6 इकाई से। तो यहाँ पर हम इकाई के स्थान पर लिख देंगे 6 और जो 1 दहाई है 16 की वो चली जाएगी हासिल में। अब दहाई के अंकों को गिनते हैं और देखते हैं कि इनका जोड़ क्या बनता है। 2 जमा 1 हुए 3, 3 जमा 2 मिलकर हो गए 5। तो इस तरह 27 जमा 29 का जोड़ हुआ 56। हम अपने अंतिम उत्तर में लिखेंगे 56। That's right. जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। चलिए अब अपनी कॉपी पर एक सवाल नोट करिए। सवाल है 37 जमा 25। इसे हल करिए, उत्तर अपने मम्मी पापा को बताइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो चलो बारी है पिरामिड पूरा करने की। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास एक पिरामिड है जिसको हमें पूरा करना है। किस तरह करेंगे? ये देखो, सबसे पहले हम इस लाल वाली ईंट को देखते हैं। यहाँ 9 और 4 है, तो चलो 9 और 4 को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। प्राप्त हुआ 13। बच्चों, आपको भी अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठना है और जोड़ करके देखना है। अब यहाँ देखो, 4 और 8 को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर 12 आएगा। अब बढ़े आगे। अब बात करते हैं 13 और 12 को जोड़ने की। बच्चों, आप भी साथ साथ जोड़ो। देखो, इकाई के अंक जोड़ेंगे तो 3 और 2 होगा 5 और दहाई के अंक 1 और 1 2। इस तरह मिल गया 25। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें फिर से पिरामिड पूरा करना है। आप बताओ कौन करेगा? ये रहा पिरामिड। सबसे पहले 11 और 22 को देखते हैं। देखो, 2 और 1 होता है 3 और फिर 2 और 1 होता है 3। इस तरह प्राप्त हुआ कुल 33। ये रहा। अब आगे बढ़े। अब 22 और 33 कितना होता है? तो 3 और 2 5, इसी तरह 3 और 2 5, तो प्राप्त होते हैं कुल 55। ये रहे बच्चों। और अब बारी है इन दोनों को जोड़ने की। तो 5 और 3 कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 8 और फिर 5 और 3 8। इस तरह ये मिला कुल 88। अब आगे देखो, फिर से एक नया पिरामिड पूरा करते हैं। यहां पर देखिए, 7, 9 और 6 हमारे पास है। इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम 9 और 6 को देख लेते हैं। तो 9 और 6 कितने होते हैं? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होते हैं। इसका मतलब यहाँ 15 आएगा। ये रहा।
और अब 9 और 7 को देखो, तो 7 और 9 कितना होना चाहिए? 9 और 1 10 और 6 बचेंगे तो 16 ये रहे। और अब इस तरफ देखिए, 7 और 6 हमारे पास है, तो 6 दूनी 12 और 1 मिलाने पर होता है कुल 13। वेरी गुड। और अब दोस्तों यहां देखिए, यहां पर पिरामिड पूरा कीजिए। देखिए 8, 11 और 13 है, तो अब इसे कैसे पूरा करेंगे? सोचिए। चलो यहां से शुरुआत करेंगे। 8 और 11 है हमारे पास, तो जोड़ो 11 में 8 या 8 में 11, तो 8 और 1 होगा 9 और दहाई का 1 ज्यों का त्यों, तो इस तरह प्राप्त होंगे कुल 19। बिल्कुल सही। अब इस तरफ देखिए, देखिए यहाँ 11 और 13 है, तो 3 और 1 होगा 4 और दहाई का 1 मिलकर 2 दहाई, तो इस तरह प्राप्त कितना हुआ? बिल्कुल ठीक, 24। और अब बारी है इन दोनों को जोड़ने की और पिरामिड पूरा हो जाएगा। 19 और 24, तो इस तरह पीछे से देखिए, 9 और 4 होते हैं कुल 13, जिसमें इकाई कितनी है? 3। और फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे, तो 2 और 1 होगा 3 और दहाई की जो 1 बची है वो जोड़ देंगे, तो इस तरह 3 और 1 4 होगा। तो उत्तर कितना बच्चों? सोच लिया? बिल्कुल सही, उत्तर आया 43, जिसमें 4 दहाई और 3 इकाई होगा। बढ़ते हैं अगले पिरामिड की ओर। अब खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी बताइए। देखिए यहाँ 11, 10 और 16 है हमारे पास। शुरुआत नीचे से करते हैं। 10 और 16 कितने होते हैं? तो देखिए यहाँ इकाई पर 6 और यहाँ 0 है, तो 6 इकाई हुआ और 1 दहाई और 1 दहाई मिलकर 2 दहाई। इस तरह उत्तर आया कुल 26, जिसे हमने खाली बॉक्स पे लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 11 और 10 हमारे पास हैं, तो इकाई पे 1 और दहाई पर 2 होगा, क्योंकि 1 और 1 2 दहाई। इस तरह 21 हमारी संख्या होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और अंतिम प्रश्न पर। हमारा अंतिम जवाब क्या होगा? 11 और 16 है हमारे पास। अब क्या करें? जोड़ो। तो इकाई से जोड़ना प्रारंभ करो। 6 और 1 होगा 7 और दहाई के 1 और 1 मिलकर 2 दहाई। इस तरह कुल 27 होना चाहिए। ये रहा। और इस तरह हमने सारे पिरामिड पूरे कर लिए हैं बच्चों। वेरी गुड। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो बच्चों शुरू करें। झटपट बताओ। आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है? फटाफट हल करना सवाल। चलो शुरू करते हैं। तो झटपट बताओ कि 12 जोड़ 10 कितना? भाई 12 10 जोड़ होता है 22। 22 जोड़ 10 कितना होगा? 22 जोड़ 10 32 और 32 जोड़ 10 ये हो जाएगा 42। इस तरह 22 32 42 10 के अंतर पे होंगे। तो बताओ कि 13 जोड़ 10 कितना होना चाहिए? जिस तरह 12 जोड़ 10 हुआ 22, 13 जोड़ 10 होना चाहिए कितना? हाँ भाई, शायद आपने उत्तर जान लिया। 13 जोड़ 10 23 और 23 जोड़ 10 कितना? सोचो। 23 जोड़ 10 होना चाहिए, आप समझ गए, 10 के अंतर पे 33। और अब अगला 35 जोड़ 10 कितना होगा? बस ये भी 10 के अंतर पे है ना दोस्तों? सोच लिया कितना आएगा? 43। बिल्कुल सही। अब देखो 14 जोड़ 10 होता है 24, 24 जोड़ 10 होता है 34 और 34 जोड़ 10 होते हैं 44। ठीक है? तो बताओ कि
15 जोड़ 10 कितना? हाँ भाई, 15 और 10 जोड़ने पे हो जाएंगे 25। बिल्कुल सही बच्चों। अच्छा, आप जल्दी जल्दी बताना। आप बताओ, 25 जोड़ 10 कितने होंगे? ये 10 के अंतर पे है ना? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, 35। और अब अगला, 35 जोड़ 10 कितने होंगे? सोचो भाई, कितना उत्तर आया? बिल्कुल सही, 45। और अब यहाँ देखो, 16 जोड़ 10 होते हैं 26। इसी तरह 26 जोड़ 10 होते हैं 36 और 36 जोड़ 10 होते हैं 46। ठीक है, तो बताओ कि 17 और 10 जोड़ने पर कितना होगा? सोचो सोचो सोचो। जैसे 16 और 10 होते थे 26, तो 17 और 10 बिल्कुल सही 27 होंगे। ऐसे ही 27 और 10, अब आप समझ गए। 27 और 10 37। अच्छा, और 37 और 10 कितना? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोच के बताओ। 37 और 10 कितना होगा? 27, 37 और अब होगा एकदम सही 47। बहुत अच्छे बच्चों। दोस्तों, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मुझे तो सर्दियाँ पसंद है। सर्दियों में मुझे ऊनी कपड़े पहनना पसंद है। क्या आपको पता है हमें ऊन कौन देती है? हमें ऊन भेड़ देती है। ऊन से ही हमारे लिए स्वेटर बनाए जाते हैं। भेड़ों को अंग्रेजी में शीप कहा जाता है। इस राइम में शीप किस किस को ऊन दे रही है, यह जानेंगे। चलिए राइम सुनते हैं। बाबा ब्लैक शीप। Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. कैसी लगी आपको राइम? पसंद आई? क्या आप फिर से सुनना चाहोगे? चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। इस बार राइम साथ में गुनगुनाना। Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame, and 1 for the little boy who lives down the lane. क्यों दोस्तों, कैसी लगी आज की राइम? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपने राइम तो सुर में गाया होगा। अब इस राइम को अपने दोस्तों और परिवार को जरूर सुनाना। आया ना मजा गणित सीखकर भी? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गणित में, खेल में, भाषा में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर मन लगा कर करो तो सब में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।